स्टार्ट है गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में फिर एक बार। चूंकि अभी झेलम को पढ़ा रहे थे हम, दोबारा से हमारी क्लास बीच में किसी कारण की वजह से डिस्टर्ब हो गई, तो दोबारा से इसको मैं फिर पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। झेलम नदी का टॉपिक है आज, और ब्यास नदी को भी पढ़ाएंगे हम इस टॉपिक में। सिंधु नदी तंत्र में पढ़ा रहा हूँ, और पुरानी क्लास हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे आप। और जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलेंगे, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे जो भी मेरे द्वारा क्लास ली जाती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी की दोनों क्लासेस डेली चल रही हैं, और बहुत संभवत है बहुत जल्दी रात्रि 9 बजे की जो सेवा थी हमारी लाइव क्लास की, जो प्रैक्टिस कराते थे जीएस के क्वेश्चंस, वो भी बहुत जल्दी आपको क्लास शुरू कर दी जाएगी। तो दोबारा से देख लीजिए। मैं आपको बता दूं, ये नदी में यहाँ तक पढ़ा दिया, तो बीच बीच में कभी कभी डिस्टर्बेंस होता रहता है। इसी का नाम जीवन है। सुख भी है और दुख भी है, कहीं धूप है तो कहीं छाया है, इसी का नाम जीवन है। तो चलते रहिए। कभी हमारी क्लास भी बंद होती रहती है, लेकिन फिर भी मेहनत करके हम दोबारा से पढ़ा रहे हैं। इतनी भयानक गर्मी में, चूंकि मैं तो गर्मी में भीग रहा हूं, जो 4-5 और हमारी टीम के सदस्य गर्मी में भीग रहे हैं कैमरे के पीछे। ठीक है जी। तो देखिए, झेलम नदी के विषय में पढ़ा रहे हैं। हेडिंग है झेलम नदी। तो झेलम नदी पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर में हिमालय में स्थित है, और पीर पंजाल का एक दर्रा भी है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कभी कि पीर पंजाल का दर्रा कहाँ है, कश्मीर में स्थित है। बहुत घना जंगल है पीर पंजाल वाला। तो इसी पीर पंजाल की पहाड़ियों में जगह का नाम है वेरीनाग। वेरीनाग एक झरना है, यहाँ से झेलम नदी निकलती है, और इसी झरने से एक यहाँ पे झील बनी है जिसका नाम है शेषनाग झील। तो शेषनाग पढ़िए या वेरीनाग पढ़िए। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य में से झेलम नदी की उत्पत्ति होती है। राज्य कौन सा आएगा भैया? कश्मीर आएगा। ठीक है। और जगह का नाम कौन सा आएगा? वेरीनाग आएगा, अगर जगह आपसे पूछी जाए तो। वेरीनाग से ये नदी निकलती है और कश्मीर में ही बहते हुए नीचे तक आती है। तो यहां पर एक ऊपर से नदी निकल करके आती है, जिस नदी का नाम आपके सामने लिखा है, जो अभी लिखा भी था, किशन गंगा। किशन गंगा उत्तर से आती है, मतलब झेलम के से भी ऊपर से भी आती है कश्मीर में, सोनमर्ग नामक जगह से। आपने सुना होगा, जगह का नाम मैंने लिख रखा है यहाँ पे, अभी पढ़ाया था, ये दोबारा से क्लास चल रही है। सोनमर्ग से झेलम नदी, सॉरी, किशन गंगा नदी की उत्पत्ति होती है, और झेलम में आकर के नीचे कश्मीर में मिल जाती है, तो संगम बनाती है। ठीक है, किशन गंगा नदी जब यहाँ से झेलम आगे बढ़ती है तो कश्मीर में भी आती है। तो कश्मीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना इसे, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बांध स्थित है इसी नदी पर। कौन सा बांध स्थित है? तुलबुल बांध स्थित है, या तुलबुल परियोजना स्थित है ना। इसे बहुउद्देशीय परियोजना भी पढ़ सकते हैं या बांध पढ़ सकते हैं आप। मल्टीपर्पज काम होता है, सिंचाई के लिए पानी भी जाता है आसपास के राज्यों में, क्षेत्रों में जहां भी आवश्यकता होती है। विद्युत की सप्लाई भी होती है। ठीक है। और डैम, आप जानते हैं, बांध बना करके पानी को भी रोका जाता है आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ न आने की वजह से। तो ये सारी कंडीशन सरकार मल्टीपर्पज काम लेती है। तो तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। आगे बात करते हैं, ये चल रही है आगे। तो ये श्रीनगर है। कौन सी जगह है? श्रीनगर। तो श्रीनगर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। और यहां पर स्थित है एक झील, जिस झील का नाम है बूलर झील। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है। इसी झील से होकर के झेलम नदी बहती है। कौन सी झील से होकर के? बूलर झील से होकर के। और शहर कौन सा स्थित है? श्रीनगर। श्रीनगर को किसने बसाया था, ये पॉइंट भी मैं आपको बता दूं। श्रीनगर की स्थापना करी थी सम्राट अशोक ने। जो मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे, सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करी या श्रीनगर को बसाया। ऐसी जानकारी हमें मिलती है, कलहण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है राजत रंगड़ी। उस पुस्तक के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि श्रीनगर को बसाने वाला शासक अशोक था, जो कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था, और बिंदुसार का पुत्र था, जिसने कलिंग के युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। तो ये नदी निकलती है श्रीनगर से होकर के, बूलर झील भी इसी के पास ही पड़ती है। और यहाँ पे इसी नदी पर एक और बांध स्थित है, और बांध का नाम क्या है? उरी बांध स्थित है। उरी नामक एक जगह आपने कश्मीर में सुनी होगी, काफी प्रसिद्ध जगह। यहाँ पे एक अटैक हुआ था काफी टाइम पहले, 2016 में। तो उसके बाद आर्मी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, है ना। तो इसी जगह इंडियन आर्मी के सोते हुए जवानों पर गोलियां चला दी आतंकवादियों ने, 18 जवान हमारे शहीद हो गए थे। उसके बाद जवाब भी दिया गया था, वहां बहुत सारे लोगों को हमारे कमांडोज पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मार करके आए थे। आगे बात करते हैं इसी किशनगंगा नदी, किशनगंगा को छोड़िए, अभी झेलम की बात करते हैं। झेलम नदी जब आगे बढ़ती है तो ये एक इलाके में पहुंचती है, और उस क्षेत्र का नाम है झांग। कौन से क्षेत्र में पहुंचती है? झांग। अब इस झांग नामक इलाके में एक नदी आती है, और उस नदी से झेलम नदी का क्या होता है? संगम हो जाता है। उस नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी। यहां से एक नदी आती है और यहां क्या हो जाता है? संगम हो जाता है साहब। ठीक है। और नदी का नाम क्या है? चिनाब नदी।
चिनाब नदी से संगम होता है पहले झेलम का, कौन से इलाके में, झांग नामक जगह पर, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में पड़ती है, मान लीजिए पीओके वाली साइड में, पाकिस्तान वाली साइड में, ठीक है। तो यहाँ संगम हो जाता है दोनों का, झेलम का और चिनाब का। यहाँ से आपको पता ही है फिर चिनाब नदी आगे बढ़ती है, कौन सी नदी आगे बढ़ती है यहाँ से, फिर चिनाब, चिनाब के नाम से जानी जाती है नदी फिर, ठीक है, ना कि झेलम के नाम से। तो झेलम यहीं तक बहती है। और झेलम की सहायक नदी मैंने आपको बता दी किशन गंगा, जो कि कहाँ से निकलती है, सोनमर्ग से निकलती है। इसे एक बार और समझ लो, जो मैंने अभी क्लास में समझाया था। सोनमर्ग और गुलमर्ग क्या है, घास के मैदान है, बहुत प्रसिद्ध घास के मैदान है, जो कि कौन से राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ठीक है। ऐसे घास के मैदान जैसे पुगयाल, एक पुगयाल घास के मैदान भी मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको अगर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, उत्तराखंड में स्थित है, बहुत फेमस। पुगयाल घास के मैदान कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, बहुत फेमस। और सोनमर्ग गुलमर्ग कश्मीर में स्थित है। अब सुनिए नदियों का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। होता क्या है, देखो मैं आपको ये नदी पढ़ा रहा हूँ, एक बार फिर देख लो, मैंने अभी समझाया था। देखिए किशन गंगा एक नदी है जो सबसे उत्तर में है, ऊपर से निकल के आ रही है सोनमर्ग से। किशन गंगा किस में आकर के मिलती है, झेलम में आकर के मिलती है, ठीक है। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी हो गई। और झेलम नदी किस में जाकर के मिलती है, चिनाब नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है। झेलम चिनाब की सहायक नदी हो गई। और चिनाब मिलती है कौन सी नदी में जाकर के, सिंधु नदी में जाकर के, चिनाब सिंधु की सहायक नदी हो गई। तो इस तरीके से नदियों का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारी नदियों का, सिंधु नदी तंत्र का पूरा स्ट्रक्चर है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी झेलम नदी, पीर पंजाल वैरीनाग से निकल करके कश्मीर में आती है। किशन गंगा इसी की सहायक नदी, जो सोनमर्ग घास के मैदानों से, यहाँ पे एक जगह का नाम है कृष्ण नगर करके, कृष्ण नगर करके, वहां से ये निकलती है सोनमर्ग के पास से, और यहाँ कश्मीर में मिलती है। इसके बाद तुलबुल बांध सरकार ने स्थापित किया है इसी झेलम नदी पर। इसके बाद श्रीनगर भी झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने करी थी। कौन से वंश के समय करी थी, मौर्य साम्राज्य के समय में करी थी इसकी स्थापना, कश्मीर की, ठीक है। जो कि भारत में कश्मीर सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन करता है, क्या का उत्पादन करता है, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, और एंथ्रासाइट कोले का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक है। और सेबों का भी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, बादाम का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जम्मू एंड कश्मीर भारत में, है ना। और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी चिनाब नदी पर बनाया गया है, कौन सी नदी पर, चिनाब नदी पर बनाया गया, रियासी जिले में, जिस जिले से एंथ्रासाइट कोयला सबसे ज्यादा निकाला जाता है। जो भी कॉम्पिटिटरी की जा रही है इसे छाप लेंगे अपने दिमाग में और किताबों में, कॉपी में, नोट्स में जरूर छाप लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बेटा पूछे जाएंगे, पूरी 100% गारंटी है बात की, ठीक है। जो भी बोले जा रहे हैं तो इनको आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस नदी को आप छाप लेना, नोट कर लेना। अब इस नदी के बाद और बात कर लेते हैं हम दूसरी नदी ब्यास नदी के बारे में, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूं, आप लिख लेना, नोट कर लेना। ब्यास नदी भी छोटी सी नदी है, इसके विषय में आपको बता देता हूं, इस तरफ बता देता हूं, इसे बना रहने देते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्यास नदी के विषय में मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लेना। अगर नोट नहीं कर पाए तो क्लास को रिपीट करके नोट कर लेना भाई साहब, आप चिंता ना करें। आपके जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उससे पहले ज्योग्राफी बहुत अच्छे से खत्म कर दी जाएगी, टेंशन ना लें, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक देवेंद्र क्लासेस चैनल आपके साथ है। और हम आपके साथ हैं, पूरा कोर्स जबरदस्त तरीके से और पूरे शिद्दत के साथ और बहुत अच्छे से पूरा करा रहा हूं मैं आपको, है ना। चाहने के लिए मैं वही खत्म कर देता, इन नदियों को अलग से नहीं पढ़ाता, लेकिन अलग से भी बता रहा हूं, क्योंकि नदी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बांध जो है वो सबसे ज्यादा नदियों से पूछे जाते हैं, और राज्य पूछ लिया जाता है, उनकी उत्पत्ति पूछ ली जाती है। तो प्रत्येक रिवर सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और पढ़ना है, और उसके लिए मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो देखिए जैसे ब्यास नदी की बारे में बात करता हूं, मान लीजिए ब्यास नदी की बात कर रहे हैं हम। ब्यास नदी कौन से राज्य से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। कौन से प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। और कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। कौन से दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रे के पास कहां से निकलती है, ब्यास कुंड से। कौन से कुंड से निकलती है, ब्यास कुंड से भाई साहब। रोहतांग दर्रा भी याद रखिए, ब्यास कुंड भी याद रखिए, और राज्य तो आपको पता ही है। वैसे मैंने आपको 1 सेकंड में आंसर दे दिया है कि हिमाचल से निकलती है, बस बात खत्म यहीं पे हो जाती है। और यहाँ से आगे जो बात शुरू होगी, तो आगे तो रोहतांग दर्रा भी पूछा जाएगा, तो उसे भी याद रखिए। ब्यास कुंड भी पूछा जाएगा, तो उसे भी याद रखिए। रोहतांग दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है, व्यापारिक संबंधों में प्राचीन समय से जोड़ता आ रहा है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग पास भी पूछा जाता है, इसी पास से होकर के एक सुरंग बनाई है, जो कि भारत की अभी तक की सबसे लंबी सुरंग है, और सुरंग का नाम है अटल टनल। क्या नाम है, अटल टनल, ठीक है। तो यहाँ से ये नदी ब्यास नदी निकलती है हिमाचल से, और बहते हुए हिमाचल में बहती है। पहले तो हिमाचल प्रदेश में बहुत क्या करती है, किलोमीटर के अपना अपवाह क्षेत्र या अपना प्रवाहित क्षेत्र, जिन इलाकों में, जिन क्षेत्रों में होकर के बह रही है, वो एक बड़े लंबे क्षेत्रफल में हिमाचल में ही कवर करती है। और हिमाचल में एक बांध बनाया गया इसी नदी पर,
वो बांध मैं आपको बता दूं जो कई बार पूछा जाता है, और बांध का नाम है, रट लेना, याद कर लेना, पौंग बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? पौंग बांध बनाया गया है। कौन सी नदी पर बनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया है और ब्यास नदी पर बनाया गया है। अच्छा, ये नदी कुल्लू घाटी से होकर के और बहती है। कौन सी घाटी से? कुल्लू घाटी से। तो एक और पॉइंट नोट कर लेना, कुल्लू घाटी से होकर के ये नदी बहती है। ठीक है, बीच में इसके रास्ते में कौन सी घाटी पड़ती है? कुल्लू घाटी इसके रास्ते में पड़ती है। ठीक है, और पौंग बांध याद रखना। पौंग बांध कौन से राज्य में स्थित है भाई साहब? हिमाचल प्रदेश में स्थित है पौंग बांध, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और कौन सी नदी पर स्थित है पौंग बांध? नदी आ जाएगी तो ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है भाई साहब, ये पॉइंट याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के बाद ये फिर प्रवेश करती है कौन से राज्य में? पंजाब में। कौन से राज्य में प्रवेश करती है? पंजाब में। तो पंजाब में कौन से क्षेत्रों में प्रवेश करती है? ये मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। और इससे पहले कहां पे बहती है? ये हिमालय में बहती है, आपको पता ही है। हिमाचल कैसा राज्य है हमारा? हिमालयी राज्य भाई, पहाड़ों वाला राज्य है ना। धौलाधर श्रेणी है इसी के अंतर्गत, धौलाधर श्रेणी में भी ये नदी निकल करके आती है, लेकिन सबसे पहले कुल्लू घाटी में बहती है। तो जब समतल इलाके में आती है, प्लेन इलाके में आती है, तो पंजाब में आती है। पंजाब आपने सुना होगा, कोई पहाड़ पर्वत तो है नहीं भैया। पंजाब क्या है? समतल है। जैसा उत्तर प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे और प्रदेश हैं, तो समतल है। तो पंजाब में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और पंजाब में प्रवेश करने के बाद ये एक इलाके में आती है जिस जगह का नाम है हरके बैराज। क्या नाम है जगह का? हरके बैराज। हरके बैराज नामक जगह पे आती है। और ये हरके बैराज कहाँ पे पड़ती है? पंजाब में ही एक जगह है। ठीक है, तो यहां पर एक और नदी आती है इधर से। मान लीजिए यहां से वो नदी इस तरीके से बहते हुए आती है और यहाँ पे संगम बनाती है, और नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी? सतलज, जो कि कहां से निकल करके आती है? राकस ताल से। राकस ताल से निकलती है ये नदी। और राकस ताल कहाँ पे भाई साहब आप पूछोगे तो भैया हम बताएंगे आपको, राकस ताल है तिब्बत में। तो सतलज नदी, ठीक है, यहाँ पे हरके बैराज में संगम बनाती है। किसके साथ? ब्यास नदी के साथ। तो ब्यास और सतलज, इन दोनों का क्या होता है? यहाँ पे संगम होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, तो समझ गए। तो पौंग बांध स्थित है, पंजाब में मैदानी क्षेत्रों में आती है, और दोनों नदियों का यहाँ पे संगम है। और संगम के बाद तो आप समझ ही रहे हैं, संगम के बाद फिर यहाँ से कौन सी नदी आगे बढ़ती है? तो संगम के बाद यहाँ से कौन सी नदी आगे बढ़ती है? नदी आगे बढ़ती है सतलज, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और सतलज जाकर के किस में मिल जाती है? यहाँ से इस तरफ से आती है एक सिंधु नदी, तो सिंधु नदी में जाकर के सतलज मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंधु और सतलज का संगम हो जाता है। उससे पहले हरके बैराज में यहाँ से होता है। और यहीं से एक मैंने आपको बताया, राजस्थान के लिए क्या निकाली गई है? नहर निकाली गई है। उस नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, यहीं से निकाली गई है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। तो बात समझ गए आप। ये झेलम नदी हो गई, और कौन सी नदी हो गई आपकी? ब्यास नदी हो गई। तो ज्यादा खास नहीं है ब्यास नदी में, सिर्फ ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा याद रखिएगा, ब्यास कुंड याद रखिएगा, यहीं से निकलती है। और रावी नदी भी यहीं से निकलती है। कौन सी नदी? रावी नदी भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। अच्छा सुनिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है, जो कि कौन से दर्रे में बनाई गई है? रोहतांग दर्रे में। सुरंग का लिख लो आप, एक पॉइंट में बता देता हूं आपको। अटल टनल बनाई गई है, ठीक है, कहां पे बनाई गई है? रोहतांग दर्रे में ही बनाई गई है। ठीक है, जो कि कहां से कहां जोड़ रही है? ये मनाली से लेह को जोड़ती है, मनाली से लेह को, रोहतांग दर्रे अटल टनल। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। और कौन सी राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसकी लंबाई कितनी है? 9.5 किलोमीटर की इसके आसपास क्या है? लेंथ है, इसकी लंबाई है। तो ठीक है, दोनों छोटी नदियां थी, झेलम नदी और ब्यास नदी। दोनों को बहुत अच्छे से, प्रेम से, अच्छे तरीके से देख लेना, नोट कर लेना, 2 बार 3 बार 4 बार नोट करिएगा। ठीक है, तो एक बात और बता देते, बार बार याद आ रही है बातें। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बेतस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम किस नाम से झेलम जानी जाती थी? बेतस्ता, है ना। ये झेलम का कैसा नाम? प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, प्राचीन नाम था। इसी नदी के तट पर एक लड़ाई हुई थी, और लड़ाई 326 बीसी में हुई थी लड़ाई। और कौन से राज्य में हुई थी? पंजाब राज्य में हुई थी, है ना। एक तरफ था राजा पौरश पंजाब का, और दूसरी तरफ था सिकंदर महान। ठीक है, कौन था? सिकंदर महान और पौरश के झेलम नदी के तट पर, जिस समय क्या बोलते थे इसको? बेतस्ता के नाम से जाना जाता था। और इस लड़ाई को हाइडे स्पीच भी कहते हैं इतिहास में। दोनों पॉइंट याद रखना बहुत अच्छे से। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या? बिपाशा। ब्यास को क्या बोलते हैं? ब्यास को बोलते हैं बिपाशा, बिपाशा नदी बोलते थे ब्यास। ठीक है, ये इसका प्राचीन नाम था। कैसा नाम था? प्राचीन नाम या पुराना नाम था इसका?
ठीक है, तो याद रखिए भारतीय संस्कृति, भारत के राजा, भारत की अस्मिता, भारत का कल्चर, जिससे अगर संबंधित अगर आपके बच्चों के नाम रखने पड़ते हैं तो बिल्कुल रखिएगा, बहुत अच्छा है, वेलकम है, स्वागत है। भारत के कल्चर के हिसाब से, भारत की संस्कृति के हिसाब से, भारत की सभ्यता के हिसाब से गर्व होना चाहिए। जैसे अभी चर्चाओं में था, एक डांसर है, नृत्यकार है, एक जानी मानी नृत्यकार है भारत की, सपना चौधरी। तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम, मैंने सुना जैसे सोशल मीडिया में था वायरल में, अपने बच्चे का नाम, अपने लड़के का नाम क्या रखा है? पोरस रखा है। पोरस रखा है अपने लड़के का नाम। पोरस एक ताकतवर साम्राज्य, पंजाब के एक जाने माने राजा थे, जिन्होंने सिकंदर के भी दांत खट्टे किए थे जब सिकंदर ने अटैक किया था 326 बीसी में सिंधु नदी को पार करके, जब वो भारत में आया था। तो उनकी वीरता से, उनकी ताकत से, उनके शौर्य से प्रसन्न होकर के सिकंदर ने उनके राज्य को वापस लौटा दिया था, राजा पोरस को। तो इस तरीके के हमारे देश में बहुत शक्तिशाली और वीर योद्धा रहे, अगर उनके नामों का अनुसरण करके हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए भारत में, भारत की संस्कृति को जोड़ करके। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ जो लोग हमारे देश के आक्रांता रहे, हमारे देश को, हमारे देश के मंदिरों को या भारत के लोगों को उन्होंने एक तरीके से कत्लेआम कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, चाहे शिव के मंदिर की बात हो, चाहे हनुमान जी के मंदिर की बात हो, चाहे प्रसिद्ध और भी बहुत सारे मंदिरों की बात हो, तो उनके नामों पर भी रखते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भारत की मिट्टी में रहते हैं, भारत की मिट्टी में जन्म लिया है, भारत में पलते हैं और भारत में बढ़ते हैं। तो भारत के हिसाब से ही सारी चीजें हमें करनी चाहिए, अपने देश के हिसाब से, क्योंकि जो भी देने वाला है हमारा देश हमें देता है, उसके उल्टे में हम अपने देश को क्या देते हैं, इस बात पर हमें विचार करना चाहिए और हमें देना भी चाहिए, जितना भी हमसे वन पड़ता है अपने देश को, अपनी मातृभूमि को हम क्या दे सकते हैं, यही आपसे हम उम्मीद करेंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जॉब लगाइए, जिससे कि आप समाज की सेवा या देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा या राज्य की सेवा कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ इस क्लास की समाप्ति हम करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।